नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है। तो ये किसने कहा है? पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है ये किसी राष्ट्र की, किसी देश की प्राण वायु होती है। ये कथन किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग भी क्या हो जाएं, तो वो लोग भी जुड़ जाएं। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंदो घोष। ठीक है, तो अरविंदो घोष का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु होती है। और अगर हम लोग अरविंदो घोष की बात करते हैं तो देखो इनकी एक पत्रिका के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्या है? तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड जो है ये किसका है? तो ये अरविंदो घोष का है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के सेशन में भी चर्चा की थी। न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये अरविंदो घोष की है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कांग्रेस लीग समझौता को किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो कांग्रेस लीग समझौता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये कांग्रेस लीग समझौता है ये हुआ कब है। तो देखो कांग्रेस लीग समझौता जो है ये हुआ है 1916 में। कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था और इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, किसने की है? तो अंबिका चरण मजूमदार जो हैं तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की है। और इसी अधिवेशन में क्या होगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होगा और इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चर्चा करेंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। देखो भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान क्या होगा? गांधी जी करो या फिर मरो का नारा देंगे। करो या मरो का नारा देंगे गांधी जी इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। अगर पूछ लिया आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था तो फिर आप क्या करोगे? आंसर क्या करोगे? कौन सा पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था? तो वो होगा लुई फिशर। ठीक है, ये पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था। गांधी जी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा देंगे। 1942 में ये आंदोलन शुरू होगा और इस आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान से किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया है? अच्छा देखो गांधी जी क्या करते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा और जब आंदोलन शुरू हो जाएगा तो अंग्रेज सरकार क्या करेगी? अंग्रेज सरकार एक ऑपरेशन चलाएगी। ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, अंग्रेज सरकार एक ऑपरेशन चलाएगी, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाएगा? जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया तो किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर जेल में, आगरा जेल
जेल में, जोधपुर जेल में या फिर वाराणसी जेल में। चौथे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इन्हें अहमदनगर जेल में रखा जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? बताइएगा। जो वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैदिक काल का जो समय देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल शुरू होगा और वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है। एक कौन सा होता है? एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल जो है ये आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक होता है। और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल जो है आपका ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इस वैदिक काल के दौरान कर्मर किसे कहा जाता था? तो लोहार को, सोनार को, सेनापति को या फिर साहूकार को। पांचवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहार को, ठीक है। वैदिक काल में लोहार जो होते थे, लोहे का जो कार्य करते थे लोहार लोग, इनको कर्मर कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। जैन ग्रंथ में सिंह सेन किसे कहा गया? जैन ग्रंथों में कौन सा राजा है जिसको सिंह सेन कहा गया है? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। और जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से जरूर से शेयर कर दीजिए। और देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, जैन ग्रंथों में सिंहसेन जो है ये कहा गया है किसको? तो ये कहा गया है बिंदुसार को। अच्छा, बिंदुसार को और क्या कहा गया है? तो देखो बिंदुसार को जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस कहा है, ठीक है। क्या कहा है? तो अमित्रोचेटस कहा है। और बिंदुसार के लिए ही अमित्रघात शब्द का भी प्रयोग मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमित्रघात किसे कहा गया है तो बिंदुसार होंगे, अमित्रोचेटस किसे कहा गया है तो बिंदुसार हैं, और अगर पूछा जाए सिंहसेन किसे कहा गया है तो बिंदुसार है, ठीक है। ये सारे नाम बिंदुसार के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये किसके? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार का पुत्र कौन होगा? तो अशोक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखिए सदीर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो जो ये कथक है, कथक तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओडिसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में। भरतनाट्यम की बात करेंगे, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का? तो ये आपका केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का, और कथक जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब बताना है किस लोक नृत्य का प्राचीन नाम सदीर था। तो जल्दी से सारे लोग बताना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है और इसका प्राचीन नाम सदीर था। तो जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। किमोनो पारंपरिक पोशाक है, चलिए बताइएगा। तो किमोनो की अगर हम लोग बात करेंगे तो किमोनो जो है ये किस देश का पारंपरिक पोशाक है? चीन का, ताइवान का, जापान का या फिर थाईलैंड का? आठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। किमोनो तो कहाँ का पारंपरिक पोशाक है ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान का पारंपरिक पोशाक जो है ये किमोनो है। अच्छा, जापान की बात करें तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो अगर हम लोग बात करें तो जापान को जो है भूकंपों का देश कहते हैं, ठीक है। तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जापान को, तो जापान को द्वीपों का देश कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके जापान का निर्माण हुआ है, तो द्वीपों का देश कहते हैं। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। उगते हुए
सूर्य का देश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश, द्वीपों का देश, भूकंपों का देश, इन सब नामों से जानते हैं जापान को। और अगर हम लोग बात करेंगे जापान में, तो जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान में कौन सा, तो जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ठीक है, और जापान की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी टोक्यो हो जाएगी। और जापान की जो संसद है, तो संसद का नाम हो जाएगा डाइट। ठीक है, जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। और मुद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा हो जाएगी येन, जापान की मुद्रा येन, संसद डाइट, राजधानी टोक्यो और फ्यूजियामा नामक ज्वालामुखी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, गुट निरपेक्ष सम्मेलन पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात हो रही है, नॉन अलायंस जो है कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। जल्दी से बताइएगा, गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात हो रही है, पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया। देखो, ये जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये पहली बार आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो बेलग्रेड में। ठीक है, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और यहाँ पर जो है सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ पर पहली बार ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन आपसे वर्ष पूछ रहा है तो 1945, 1948, 1961 या फिर 1965। गुट निरपेक्ष सम्मेलन पहली बार सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था वर्ष 1961 में। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे, माओरी किस देश के मूल निवासी हैं। माओरी बताइएगा, तो माओरी किस देश के मूल निवासी हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो, एक तो होते हैं एबॉर्जिन्स। ठीक है, एक तो होते हैं एबॉर्जिन्स, ठीक, एक होते हैं आपके रेड इंडियन। ठीक है, एक होते हैं आपके रेड इंडियन। अगर एबॉर्जिन्स की बात करें तो ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। अगर हम लोग रेड इंडियन की बात करेंगे तो रेड इंडियन होते हैं कहाँ के, अमेरिका के मूल निवासी। और माओरी की बात करेंगे तो माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं ये माओरी कहलाते हैं, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं रेड इंडियन कहलाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं ये एबॉर्जिन्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अनुच्छेद 356 को किसने मृत पत्र कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 356। अच्छा, 356 में अगर पूछा जाए कि 356 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को किसने मृत पत्र कहा है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र कहा है। और करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र कहा है, राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है। देखो, अगर हम लोग नील नदियों की बात करें तो आपकी दो नदियां हैं। ठीक है, एक होती है श्वेत नील नदी और दूसरी होती है आपकी नील नदी। ठीक है, नीली नील नदी, और ये दोनों नदियां आगे जाकर के मिल जाती हैं और फिर क्या हो जाएगा, नील नदी का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो एक तो होती है आपकी नीली नील नदी। ठीक है, कौन सी, नीली नील नदी। तो नीली नील नदी जो है ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है ताना झील से। ठीक है, नीली नील नदी कहाँ से निकलती है, ताना झील से। जबकि श्वेत नील नदी की बात करेंगे तो श्वेत नील नदी निकलती है कहाँ से, विक्टोरिया झील से। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दो नदियां हैं, एक है आपकी श्वेत नील नदी, तो श्वेत नील नदी जो है ये निकलती है विक्टोरिया झील से, और दूसरी है नीली नील नदी जो कि निकलती है ताना झील से। ये दोनों नदियां जाकर के सूडान की राजधानी खार्तूम में, ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम में ये दोनों नदियां जाकर के मिल जाएंगी और क्या हो जाएंगी, नील नदी बन जाएंगी। और ये नील नदी जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरिया झील। श्वेत नील कहाँ से निकलेगी, तो विक्टोरिया झील से निकलेगी। ठीक है, और अगर नीली नील नदी पूछा जाता तो फिर कहाँ से, ताना झील से निकलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना किस वर्ष हुई है।
चलिए जल्दी से बताइएगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना किस वर्ष हुई है? 1950, 1951, 1952 या फिर 1954? 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना किस वर्ष हुई है? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1950 में, ठीक है। मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन होगा। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ है ये आपको बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, केसी नियोगी समिति, रंगराजन समिति या फिर लकड़ावाला समिति? क्या हो जाएगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केसी नियोगी समिति, ठीक है। तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया जाएगा 15 मार्च 1950 को, ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना आयोग का काम क्या था? तो इस योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, ठीक है। क्या करना है? तो इस योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए तो 73वां संशोधन आपसे पूछ रहा है, 73वां संविधान संशोधन, इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो जो ये 73वां संविधान संशोधन होगा ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संशोधन, अगर आपसे पूछे 73वें संशोधन में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और पंचायतों का, ठीक है, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो पंचायत है इनका अगर आपसे पूछ ले किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 9 में इनका उल्लेख है। और अगर पूछ ले आपसे किस अनुसूची में इनका उल्लेख है, ठीक है, अगर अनुसूची पूछ ले तो पंचायतों का उल्लेख है अनुसूची 11 में, ठीक है। पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर? भाग 9। और अनुसूची कहाँ पर? तो अनुसूची 11 में। और जब पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे तुषारी कहा जाता था? ठीक है बताइएगा। तो कौन सी आक्रमणकारी जनजाति थी? ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी थे जिनको तुषारी कहा जाता था। कुषाण, यवन, शक या फिर हूण? 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे तुषारी कहा जाता था? तो 16वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुषाणों को तुषारी कहा जाता था। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं, ये संस्थापक कौन होंगे? तो संस्थापक हैं कुजूल कडफिसेस, ठीक है। कौन है? तो कुजूल कडफिसेस, ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कुषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा, तो पहला महत्वपूर्ण राजा हो जाएगा विम कडफिसेस, ठीक है। कुषाण वंश का पहला जो महत्वपूर्ण राजा है वो कौन है? तो वो विम कडफिसेस है। और अगर पूछ ले आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण राजा, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन होगा? तो ये होगा कनिष्क होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क है। और 78 ईस्वी में क्या करेगा? तो ये कनिष्क जो है ये 78 ईस्वी में शक संवत चलवाता है, ठीक है। क्या करता है? तो शक संवत चलवाता है। और कनिष्क के समय में ही और क्या होगा? ठीक है, कनिष्क के समय में और क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय में अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति होगी, ठीक है। क्या होगा? तो चौथी बौद्ध संगीति होती है कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर होगी? तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत होगी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशोघोष करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? तो भवभूति ने, शूद्रक ने, राजशेखर ने या फिर विशाख दत्त ने? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा।
देवी चंद्र गुप्तम रचना किसने की है? 17वें प्रश्न का हम लोग आंसर करेंगे। देवी चंद्र गुप्तम रचना किसने की है? 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तुम्हारे ऑप्शन डी हो जाएंगे, विशाख दत्त। विशाख दत्त की देखिए एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो कौन सी है? तो वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विशाख दत्त की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक तो मुद्रा राक्षस है और दूसरी क्या है? दूसरी है देवी चंद्र गुप्तम। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो भवभूति, भवभूति की पुस्तक क्या होगी? तो भवभूति की पुस्तक है मालती माधव। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मालती माधव हो जाएगा। शूद्रक की अगर हम लोग बात करेंगे तो शूद्रक की पुस्तक क्या होगी? तो शूद्रक की पुस्तक है मृच्छ कटिकम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शूद्रक की पुस्तक क्या होगी? तो मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक की पुस्तक हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं राजशेखर की, तो राजशेखर की पुस्तक होगी कर्पूर मंजरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजशेखर की पुस्तक क्या होगी? तो कर्पूर मंजरी हो जाएगी। बाल रामायण, ये सब राजशेखर की पुस्तक है। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अयोध्या अभिलेख किस राजा का है? ठीक है, बताइएगा। तो किस राजा का अयोध्या अभिलेख मिलता है? अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग या फिर हर्षवर्धन? 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा? अयोध्या अभिलेख ये किसका मिलता है? कौन सा राजा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या लेख मिलता है और इस अभिलेख का निर्माण करवाया है किसने? धनदेव ने। ठीक है, किसने करवाया है? धनदेव ने करवाया है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? तो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और क्या किया था? तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों का आक्रमण हुआ था और यवनों को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है भाई बात, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है, इसकी रचना धनदेव ने की है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया है और यवनों के आक्रमण को क्या किया है? विफल किया है, यवनों को पराजित किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन पहली बार मिलता है। चलिए बताइएगा। तो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का वर्णन पहली बार कहां पर मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा, मुंडकोपनिषद में मिलेगा या फिर ज्वालोपनिषद में मिलेगा? 19वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। जितने लोगों ने अभी तक अपना लाइक बचा करके रखा है, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर डालो भाई। ठीक है, क्या कर दो? तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दो, जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन पहली बार मिलता है। मुंडकोपनिषद अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सत्य की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। मीनाक्षी मंदिर तो ये कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से सारे लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। सुगंधित चावल नागरी दुबराज को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा में, केरल में, छत्तीसगढ़ में या फिर उत्तराखंड में? 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सुगंधित चावल है नागरी दुबराज, तो किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? 21वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में इस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 22वें प्रश्न की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चलिए बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की बात करेंगे कनाडा में, ब्रिटेन में, भारत में या फिर न्यूयॉर्क में? 22वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा जल्दी से। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दो।
ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन जो है ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 23वें प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है, सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? फ्रांस के, नेपाल के, यूक्रेन के या फिर भारत के? क्या होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं कौन? जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इनको पोलैंड का जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन की अगर राजधानी आपसे पूछ ले तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? तो कीव हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करदांग मठ जो है तो ये किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर करते चलो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट जाओगे। हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त, ठीक है ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश क्या है? तो ये भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में बना है और यहीं पर करदांग मठ है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो बताइएगा सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर असम में? 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सरहुल त्योहार जो है तो किस राज्य में जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी झारखंड। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट जाओगे। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर, ठीक है, तो संगीतकार हैं ये तो आपको पता ही चल गया, लेकिन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, शहनाई, वीणा या फिर बांसुरी? तो 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है सिक्किल माला चंद्रशेखर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो बताइएगा। देखिए टी बाला सरस्वती की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो नर्तकी हैं, लेकिन किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नर्तकी टी बाला सरस्वती जो है तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, कथकली की अगर हम लोग बात करेंगे तो कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है, कथक की बात करेंगे, कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये लोक नृत्य आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। व्हाट्स हैपेंड के लेखक कौन है? चलिए व्हाट्स हैपेंड तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। सिमोन पेरेज, शशि थरूर, हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? व्हाट्स हैपेंड के लेखक कौन है? 28वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है व्हाट हैपेंड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। तो किस शहर में मुख्यालय हो जाएगा? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में?
देखो अगर हम लोग LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है कब से, तो 1956 से LIC की शुरुआत होगी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और इसके मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पर आपका हैदराबाद में है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, हैदराबाद हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में किया गया? तो आज 30 ही प्रश्न आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये 30 के 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जल्दी से सारे लोग आखिरी प्रश्न का आंसर कीजिएगा। डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में किया गया है? ऑकलैंड, कैनिंग, डलहौजी या फिर कर्जन? तीसरे प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के समय में डाक टिकट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेन हो गया, ठीक है। ट्रेन की शुरुआत पहली बार जो ट्रेन है मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में डलहौजी के समय में ही चलेगी। इसके समय में ही और क्या होगा, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आएगा, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ता कहते हैं, ठीक है। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो है ये 1854 में आएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हीं के समय में क्या होगा, तो गोद निषेध नीति को लागू किया जाता है। डलहौजी के समय में क्या होगा, तो गोद निषेध नीति को लागू किया जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये हमारे डलहौजी हैं इनको आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, डलहौजी के समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होंगे और इन्हीं सारे कार्यों के कारण इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता या फिर आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है डलहौजी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आज का 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जाने से पहले लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो लोग पहली बार हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।